नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम रिपोर्टिंग में आपका स्वागत है। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जलपुरा गांव में 18 मई 2026 की देर रात एक ऐसी दुखद और संवेदनशील वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 22 वर्षीय नवविवाहिता दीपिका नागर की उनके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। दीपिका के मायके पक्ष का सीधा आरोप है कि यह कोई सामान्य दुर्घटना या आत्महत्या नहीं है, बल्कि यह दहेज उत्पीड़न के कारण की गई एक सोची समझी साजिश है, जहां दीपिका को तीसरी मंजिल की छत से नीचे गिरा दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर समाज में फैली दहेज की कुप्रथा और उसके कारण उजड़ते परिवारों के दर्द को उजागर कर दिया है। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहनता से कानूनी तफ्तीश की जा रही है। इस बेहद गंभीर मामले की पूरी सच्चाई और विस्तृत कानूनी पहलुओं को समझने से पहले मेरा आप सभी दर्शकों से एक विनम्र अनुरोध है कि समाज को जागरूक करने वाले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। आपका एक छोटा सा प्रयास इस आवाज को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। इस पूरी दुखद घटना की शुरुआत लगभग 1.5 साल पहले हुई थी, जब दिसंबर 2024 में कुड़ीखेड़ा गांव के रहने वाले संजय नागर ने अपनी बेटी दीपिका नागर की शादी जलपुरा गांव के रहने वाले ऋतिक के साथ तय की थी। पिता संजय नागर ने अपनी हैसियत और सामर्थ्य से बढ़कर इस शादी में खर्च किया था। उन्होंने अपनी बेटी की खुशहाली के लिए शादी में करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लगाई थी, जिसमें उपहार स्वरूप शादी के समय ही एक टॉप मॉडल स्कॉर्पियो एन गाड़ी भी दी गई थी। इसके साथ ही लगन, गोद भराई, चिट्ठी और अन्य रीति रिवाजों के दौरान भी लाखों रुपये नकद और बहुमूल्य आभूषण ससुराल पक्ष को सौंपे गए थे। एक पिता ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी ताकि उनकी बेटी अपने नए घर में सम्मान और खुशियों के साथ रह सके। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद दीपिका के ससुराल वालों की मांगें और ज्यादा बढ़ गईं। परिजनों के अनुसार शादी के कुछ महीनों बाद से ही दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगा था। ससुराल पक्ष की ओर से लगातार एक नई फॉर्च्यूनर गाड़ी और 51 लाख रुपये नकद की नई मांग रखी जा रही थी। दीपिका ने शुरुआती दिनों में इन बातों को अपने परिवार से छुपाने की कोशिश की, क्योंकि हर भारतीय बेटी की तरह वह भी यही चाहती थी कि उसका घर न बिगड़े और छोटी-मोटी बातें आपस में ही सुलझ जाएं। लेकिन धीरे-धीरे प्रताड़ना का यह सिलसिला हद से ज्यादा बढ़ गया और ससुराल वालों ने दीपिका के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तब दीपिका ने रोते हुए अपने पिता को फोन पर इस पूरे घटनाक्रम की दास्तान सुनाई और बताया कि किस तरह फॉर्च्यूनर गाड़ी और रुपयों के लिए उसे हर दिन मानसिक तनाव में जीने पर मजबूर किया जा रहा है। बेटी की यह दर्द भरी दास्तान सुनकर पिता संजय नागर बेहद चिंतित हो गए। वे एक जिम्मेदार पिता की तरह अपनी बेटी का घर बचाने और मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने के उद्देश्य से 18 मई 2026 की शाम को अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ जलपुरा गांव स्थित दीपिका के ससुराल पहुंचे। वहां बैठकर दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। संजय नागर और उनके रिश्तेदारों ने दीपिका के ससुर मनोज प्रधान और पति ऋतिक को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि वे पहले ही अपनी क्षमता से अधिक दे चुके हैं और भविष्य में भी जो बन पड़ेगा वह करेंगे, लेकिन उनकी बेटी को प्रताड़ित न किया जाए। ससुराल वालों ने उस समय तो बात मान ली और ऐसा दिखाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिता अपनी बेटी को सांत्वना देकर और यह सोचकर वापस अपने गांव कुड़ीखेड़ा के लिए रवाना हो गए कि शायद बातचीत से मामला शांत हो गया है। संजय नागर और उनके साथी जब अपने घर पहुंचे तो उन्हें वहां पहुंचे हुए मुश्किल से आधा घंटा ही बीता था कि अचानक उनके फोन की घंटी बजी। फोन दीपिका के ससुराल पक्ष की तरफ से था, जिसमें बेहद घबराए हुए लहजे में कहा गया कि दीपिका छत से नीचे गिर गई है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा है। यह सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई।
जो पिता अभी चंद मिनट पहले अपनी बेटी को सही सलामत देखकर आया था, उसके लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। संजय नागर बिना एक पल गंवाए उल्टे पांव अस्पताल की तरफ भागे। लेकिन जब वे ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अस्पताल के स्ट्रेचर पर उनकी लाडली बेटी का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया था। दीपिका के शव को देखकर मायके पक्ष के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। पिता अपनी जवान बेटी की मृत्यु देखकर सुध-बुध खो बैठे। अस्पताल परिसर में चीख पुकार मच गई। दीपिका की चाची और अन्य महिला रिश्तेदारों का गुस्सा और दुख बहुत ज्यादा था। उनका कहना था कि ससुराल वालों ने जानबूझकर दीपिका को नुकसान पहुंचाया है और अब इसे एक हादसे का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। परिजनों ने तत्काल इस बात की सूचना स्थानीय इकोटेक प्रथम थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी जलपुरा गांव स्थित उस मकान पर भेजा जहां यह वारदात हुई थी, ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें। इस पूरे मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी और दीपिका के पड़ोसी का बयान सामने आया। पड़ोसी ने बताया कि 18 मई की रात लगभग 12:30 बजे वे अपने घर में मौजूद थे कि अचानक बाहर से किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की बहुत तेज आवाज आई। जब वे दौड़कर अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पड़ोस के मकान के सामने जमीन पर दीपिका अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। पास जाकर देखने पर पता चला कि वह आर्तिक की पत्नी दीपिका थी। चश्मदीद के अनुसार अभी वे कुछ समझ ही पाते कि दीपिका का पति ऋतिक मकान के ऊपर से तेजी से दौड़ता हुआ नीचे आया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि जल्दी से इसे गाड़ी में डालो और अस्पताल ले चलो। चश्मदीद के बयान से यह भी साफ हुआ कि जब यह घटना घटी उस समय घर के अंदर दीपिका, उसका पति ऋतिक, उसकी ननद और ससुर मनोज प्रधान ही मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा ऋतिक की बहन ने खोला था, जिससे यह संकेत मिलता है कि घटना के वक्त परिवार के लोग जाग रहे थे और घर के भीतर कुछ न कुछ असामान्य जरूर चल रहा था। मायके पक्ष का आरोप है कि दीपिका के ससुर मनोज प्रधान इलाके के एक रसूखदार व्यक्ति हैं और उन पर पहले से ही कई तरह के आरोप और मुकदमे दर्ज हैं। परिजनों को आशंका थी कि अपने राजनीतिक और आर्थिक रसूख के बल पर मनोज प्रधान स्थानीय स्तर पर मामले को दबाने या जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया और शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल से कराने का निर्णय लिया, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई गई। जब दीपिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसने मामले को नया मोड़ दे दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मायके पक्ष के उन दावों को बहुत हद तक मजबूती दी जिसमें वे कह रहे थे कि दीपिका को गिरने से पहले शारीरिक प्रताड़ना दी गई थी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार दीपिका के शरीर पर विशेषकर हाथों और जांघों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत थे कि मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ हाथापाई की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण खुलासे हुए वे दीपिका के आंतरिक अंगों की चोटों से जुड़े थे। डॉक्टरों के पैनल ने पाया कि दीपिका के सिर के आंतरिक हिस्से में गंभीर चोट आई थी, जिसके कारण अंदरूनी डैमेज हुआ था। इसके अलावा उसके आंतरिक अंग जैसे फेफड़े, लीवर और दाहिनी किडनी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। शरीर के आंतरिक हिस्सों में मौजूद स्प्लीन पर भी गंभीर चोट की पुष्टि हुई थी, जो यह दर्शाती है कि शरीर पर बहुत ही क्रूरतापूर्वक प्रहार किए गए थे। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि इतने सारे आंतरिक अंगों का एक साथ क्षतिग्रस्त होना केवल ऊंचाई से गिरने का सामान्य परिणाम नहीं हो सकता, बल्कि गिरने से पहले शरीर पर किए गए प्रहारों की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही डॉक्टरों ने दीपिका के शरीर से विसरा को भी सुरक्षित रख लिया है और उसे फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा जा रहा है, ताकि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो सके कि मामले में कोई अन्य रासायनिक पहलू तो शामिल नहीं था। अब जब हम इस मामले के तमाम कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर गहराई से विचार कर रहे हैं,
तो मैं एक बार फिर अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें। समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते इस तरह के अपराधों और दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए हमारी कानूनी व्यवस्था को कितना सख्त होना चाहिए, इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपकी आवाज इस मुहिम को एक नई दिशा दे सकती है। दीपिका के मायके वालों का आक्रोश इस समय बहुत अधिक है और वे लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दीपिका के परिजनों ने मीडिया के सामने बयान दिया कि उनकी बेटी को अत्यधिक प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब ससुराल वालों को पता था कि दीपिका घायल है तो वे उसे पास के किसी अस्पताल में ले जाने के बजाय दूर स्थित अस्पताल क्यों लेकर गए। उनका कहना है कि यह सब साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश के तहत किया गया ताकि उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचने का समय मिल जाए। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस जघन्य अपराध के लिए सभी दोषियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी परिवार किसी और की बेटी के साथ ऐसा कृत्य करने की हिम्मत न कर सके। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए पीड़ित पिता संजय नागर की तहरीर पर संबंधित धाराओं में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी यानी दीपिका के पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच बहुत ही वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, चश्मदीदों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट की कड़ियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कानून के दायरे में रहकर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका सामाजिक या राजनीतिक रसूख कितना ही बड़ा क्यों न हो। फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। ग्रेटर नोएडा की इस दुखद घटना ने समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के आधुनिक युग में भी जहां हम बेटियों को पढ़ाने लिखाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां दहेज जैसी कुप्रथा आज भी एक अभिशाप बनकर हमारी बेटियों की जिंदगी छीन रही है। एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा देता है, फिर भी लालची लोगों की मांगें शांत नहीं होती। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक समाज की बेटियां इस तरह की क्रूरता का शिकार होती रहेंगी और कब हमारा समाज इस संकीर्ण मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सामाजिक चेतना के बिना ऐसे अपराधों पर पूर्ण विराम लगाना संभव नहीं है। इस पूरे मामले पर पुलिस की चार्जशीट और अदालत के आने वाले फैसले पर पूरे इलाके की नजरें टिकी हुई हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए स्थानीय लोग भी एकजुट हो रहे हैं और सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक दीपिका के लिए निष्पक्ष जांच और इंसाफ की मांग उठ रही है। एक हंसती खेलती लड़की जिसने अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत बड़े अरमानों के साथ की थी, उसका इस तरह दर्दनाक अंत होना बेहद दुखद और निंदनीय है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की जांच बिना किसी बाहरी दबाव के पूरी होगी और अदालत दोषियों को कानून के मुताबिक ऐसी सख्त सजा सुनाएगी जो समाज के लिए एक नजीर बनेगी। इस दुखद घड़ी में हमारी गहरी संवेदनाएं दीपिका नागर के शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। समाज में सुरक्षा, न्याय और समानता की स्थापना के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे ताकि भविष्य में किसी और मासूम को अपनी जान न गंवानी पड़े। आज की इस विशेष कानूनी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और समाज से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।